हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। आईपीएम टाइम इंदौर 2024 का जो सेक्शन 1 था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर बेस्ड सेक्शन, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें मालूम होनी चाहिए। एग्जाम में आपका क्वेश्चंस का सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। प्राइमरली इन क्वेश्चंस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी ए, जिसे हम कहते हैं अभी करना है, ये वो क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें मालूम है कि हम विद इन 2 मिनट्स आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे और हमारी एक्यूरेसी काफी हाई होगी। कैटेगरी बी, इन्हें बाद में करना है, हमें मालूम है हम कर लेंगे, पर कंफ्यूजन हो सकता है, उलझ सकते हैं, समय ज्यादा लग सकता है। हम जनरली इस तरह के क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कैटेगरी सी, छोड़ देना है। अभी उन क्वेश्चंस को छोड़ देना है। जब ए और बी कैटेगरी के क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर लें, तब हमें कैटेगरी सी क्वेश्चंस पर हटा। अगर आपने सही सिलेक्शन किया तो कम मेहनत के साथ आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं, और अगर आपने सही सिलेक्शन नहीं किया तो आप ज्यादा नॉलेज होने के बावजूद भी कम नंबर ला सकते हैं। ये सिलेक्शन जो हम करते हैं, इसका डिसीजन लेने में हमें मैक्सिमम 10 to 15 सेकेंड्स का समय लगना चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही हमें आइडिया। अगर मैं इस पेपर के सेक्शंस की बात करता हूं, तो यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। कैटेगरी ए क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13 एंड 15। टोटल ऐसे 8 क्वेश्चंस थे जिन्हें हम कैटेगरी ए कहते हैं। कैटेगरी बी, क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8, 9 एंड 10, 5 क्वेश्चंस। एंड कैटेगरी सी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 14। सो टोटल 2 क्वेश्चंस इस कैटेगरी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब भी आप मार्क फॉर रिव्यू किसी क्वेश्चन को करते हैं तो फाइनली उसे अनमार्क जरूर कर दें, बिकॉज कुछ केसेस में उन मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाता अगर उन पे मार्क फॉर रिव्यू लिखा हुआ हो। आप इन क्वेश्चंस को पहले एक बार खुद करने की कोशिश करें और खुद डिसाइड करें कि किस कैटेगरी में आएंगे, और फिर कंपैरिजन करें। बिकॉज अगर 8 क्वेश्चन एक कैटेगरी के हैं तो बहुत आराम से हम इस सेक्शन में 32 से लेके और 52 मार्क्स तक बिना किसी दिक्कत के ला सकते थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन फंक्शंस एंड ग्राफ्स आर बेस्ड, एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। कैटेगरी सी क्वेश्चन हम इसे कहेंगे। लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस defined by fx is equal to modulus of x plus modulus x and gx is equal to 1 upon x for x is not equal to 0। साथ में हमें fa plus g of fa की वैल्यू गिवन है किसी रियल वैल्यू a के लिए, और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है fga। नाउ यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की है वो है हम x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं। fx इक्वल टू है इसके, और gx इक्वल है 1 अपॉन x के फॉर x नॉट इक्वल टू 0। क्या हम x की वैल्यू कोई नेगेटिव ले सकते हैं? अगर हमने x की वैल्यू नेगेटिव ली, लेट अस से -3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -3, और -3 का मॉडुलस +3, हमारे पास ये वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर हमने x की वैल्यू नेगेटिव ली तो fx 0 हो जाएगा, और अगर हमने x की वैल्यू 0 ली तो भी fx 0 हो जाए। तो x की वैल्यू नेगेटिव या 0 लेते हैं तो fx 0 हो जाता है। और अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव लें, लेट अस से कोई एक नंबर हमने ले लिया है 3, तो 3 का मॉडुलस 3 और ये भी 3, ये हो गया 2 times 3। सो यहाँ पर अगर हमने x की वैल्यू नेगेटिव या 0 ली तो fx 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू पॉजिटिव ली तो fx की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ x। हम नेगेटिव और 0 नहीं, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है f of a plus g of f, दिस इज इक्वल टू 13/6। नाउ यहाँ पर क्या हम a को नेगेटिव ले सकते हैं? नहीं। अगर हमने a को नेगेटिव लिया तो f a की वैल्यू 0 और g 0 हम नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये कंडीशन क्लियरली मेंशन्ड है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर हमने a की जगह 0 लिखा तो f a की वैल्यू वापस 0 हो गई, और फिर हम g 0 नहीं निकाल सकते क्योंकि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इससे एक बात कंफर्म हो गई कि जो हमारा a है इट हैज टू बी अ पॉजिटिव। ना अब अगर हम a की वैल्यु पॉजिटिव लेते हैं तो fa क्या हो जाएगा? 2a। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा g of 2a, ऐसे ही f of a 2a, एंड दिस इज इक्वल टू 13 फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये तो 2a रहेगा। g of 2a क्या होगा? x को 2a से रिप्लेस कर दें तो 1 अपॉन 2a 13/6। सिंप्लीफाई करें, 4a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a 13/6। 2 goes into 6 3 times, तो ये हो गया 12a स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 13a। हम 13a को राइट साइड लेफ्ट साइड ले जाएं, ये -30a हो गया। फैक्टराइज करें, 12a स्क्वायर -9a -4a प्लस 3
इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं क्या, 3a, तो अंदर बचेगा 4a माइनस 3, यहाँ -1 कॉमन ले लें तो 4a माइनस 3, 4a माइनस 3 कॉमन ले लें तो बचेगा 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इंडिकेट कर रहा है कि a की हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है, एक तो आ सकती है 3/4 और एक आ सकती है 1/3। हमें एफ जी ए की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। नाउ एफ जी ए, अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू 1/3 पुट कर दें तो g 1/3 क्या होगा, यहाँ पर x की जगह 1/3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/1/3 या 3। किसकी वैल्यू होगी ये, जी ए की, तो यहाँ पर हम जी ए की जगह लिख सकते हैं 3, और उस केस में f3 की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज 3 पॉजिटिव नंबर है, ये होगा ट्वाइस ऑफ 3 दैट इज 6। अब यही अगर हम f ऑफ जी ए निकालें जब a की वैल्यू 3/4, तो जैसे ही हम a की जगह 3/4 यहाँ पुट करेंगे ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 3/4 या f 4/3। अगेन 4/3 पॉजिटिव नंबर है तो आंसर होगा ट्वाइस ऑफ 4/3 या 8/3। हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है 6 और 8/3 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ट्राइंगल पता करने हैं जिनकी इंटीजर साइड्स है और पेरीमीटर 15 है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ट्राइंगल के बारे में कि जो लार्जेस्ट साइड होती है वो किसी भी हालत में बाकी दो जो साइड्स हैं उनके सम से बड़ी नहीं हो सकती है, यहां तक कि वो उनके इक्वल भी नहीं हो सकती। तो लार्जेस्ट साइड शुड ऑलवेज बी लेस देन द सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। अगर हमें यहाँ पर पेरीमीटर 15 गिवन है यानी सम ऑफ द 3 साइड्स, तो क्या हम लार्जेस्ट साइड 8 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस केस में बाकी जो दो साइड्स होंगी उनका सम 7 हो जाएगा और हमें ट्राइंगल मिलेगा ही नहीं। क्या हम लार्जेस्ट साइड 7 ले सकते हैं, यस, क्योंकि उस केस में रिमेनिंग दो साइड जो है उनका सम 8 होगा और वो इससे। अब 8 हम कैसे ला सकते, 8 0 हम ले नहीं सकते, 7 1 एक पॉसिबिलिटी है, ये एक तरह से हमारे पास आ गया है आइसोसेलेस ट्राइंगल। 6 2 एक पॉसिबिलिटी है, 5 3 एक पॉसिबिलिटी है, 4 4 एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सभी इंटीजर साइड्स हैं। तो अगर हम लार्जेस्ट साइड 7 लेंगे तो ऐसे हमारे पास 4 ट्राइंगल्स हैं। क्या हो अगर हम लार्जेस्ट साइड 6 ले ले तो बाकी दोनों का सम 9 होना चाहिए, पर हम 7 2 नहीं ले सकते बिकॉज 7 6 2 वाला केस हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं और हमने ये माना है कि 6 लार्जेस्ट साइड है, तो बाकी कोई भी साइड 6 से बड़ी नहीं हो सकती है, इक्वल हो सकती है। अब सम 9 हम कैसे ला सकते हैं, हम ला सकते हैं 6 3 5 4। क्या लार्जेस्ट साइड 5 हो सकता है, तो उस केस में रिमेनिंग दोनों साइड्स का सम 10 होना चाहिए और कोई भी 5 से बड़ी नहीं हो सकती है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है 5 एंड कुल कितने ट्राइंगल्स हमें मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर सर्ट्स एंड इंडाइसेस का एक बेसिक कंसेप्ट भी इन्वॉल्व होगा। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस हमें पता करने हैं गिवन इक्वेशन x² minus 15x plus 55 whole raised to the power x² minus 5x plus 6 this is equal to 1। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, x² minus 5x plus 6 अगर 0 हो जाए और ये नंबर ना 0 हो ना 1 हो ना -1 हो तो डेफिनेटली हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि हमें मालूम है a raised to the power 0 क्या होता है 1। तो हमारी पहली पॉसिबिलिटी जो है वो है अगर हम पावर को 0, अगर x² minus 5x plus 6 इज इक्वल टू हम 0 करते हैं तो यहाँ पर फैक्टराइज करने पर x minus 2x minus 3 मिलेगा। x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई हैं 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 पुट करते ही पावर 0 हो गया। ये एक्सप्रेशन चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ ये 1 या -1 नहीं होना चाहिए बिकॉज उसके लिए भी हमें मल्टीपल केसेस अभी और बनाने। तो अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर देता हूं तो 4 + 55 ये हो गया 59 एंड -15 2 टाइम्स 30, डेफिनेटली ये 1 -1 नहीं आ रहा ना 0 आ रहा है। और अगर 3 पुट कर दें 9 + 55 64 - 45, अगेन ना तो ये 0 आ रहा है ना 1 आ रहा है ना नेगेटिव। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर ये नंबर 1 हो जाए तो हमें मालूम है 1 raised to the power n ये भी 1 के इक्वल हो। अगर x² minus 15x plus 55 को हम 1 के इक्वल कर तो ये हो जाएगा x² minus 15x plus 54 is equal to 0, x minus 9 x minus 6 is equal to 0। अगेन हमें x की दो वैल्यूज और मिलेंगी 6 एंड 9। ना ये एक्सप्रेशन जो है अगर हम 6 पुट कर देते हैं तो ये हो गया 36 + 6 42,
-30 अगेन ना तो 1 है ना 0 है, हमें कोई चिंता नहीं करनी है। ऐसे ही 9 पुट करते हैं तो 81 + 6 87 -54 45 अगेन हमें कोई चिंता नहीं करनी है। x की वैल्यू 2, 3, 6 और 9 हो सकती है। एक और पॉसिबिलिटी है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा, -1 की पावर एक इवन नंबर हो जाए तो भी वैल्यू 1 हो जाए। तो अगर हम x² -15x + 55 को -1 के इक्वल और अगर पावर इवन हो जाए तो भी आंसर 1 आएगा। ये -1 को लेफ्ट साइड ले आए, +56 = 0। दो फैक्टर्स होंगे x - 8 x - 7। x की फिर दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी 7 और 8। ना अगर हम यहाँ 7 पुट करते हैं तो 49 - 35 नाउ वी विल गेट एन इवन नंबर +6 इवन। तो डेफिनेटली 7 पुट करने पर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 8 पुट करते हैं तो ये भी इवन, ये भी इवन और ये भी इवन। पावर हर हालत में क्या होगी? तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो कितनी हैं? 6, या हम कहेंगे रियल सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के कितने हैं? 6। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन शुरुआत में इस तरह के क्वेश्चंस को हम एग्जाम में अवॉइड करते हैं। इसे हम बी कैटेगरी क्वेश्चन कहें। यहाँ पर हमें a की वैल्यू गिवन है x1 y1 z1, ऐसे ही x2 y2 8 7 y3 3। एक एडिशनल जानकारी और गिवन है हमें, सम ऑफ ऑल 3 एलिमेंट्स अलोंग एनी रो एनी कॉलम और डायगोनल आर इक्वल टू ईच अदर। हमें डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू मालूम। नाउ यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, z1 + 8 + 3 और z1 + y2 + 7 ये आपस में इक्वल होंगे। नाउ z1 तो यहाँ पर कॉमन हो गया है, तो डेफिनेटली y2 + 7 8 + 3 के इक्वल होगा। 8 + 3 11 है, तो y2 की जगह हमें क्या पुट करना होगा? 4। तो सबसे पहले तो हमें y2 की वैल्यू मिल गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं 7 + 4 11 + z1 और 3 + 8 11 + z। ऐसे ही अगर हम बात करें, यहाँ इस कॉलम में सम आ रहा है 10 + y3, तो यहाँ पर भी सम 10 + y3 होना चाहिए। y3 मिल गया है, 10 चाहिए। 10 के लिए y1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6। अगर हम यहाँ पर 6 पुट कर दें तो 6 + 4 10 + y3 और ऐसे ही 7 + 3 10 + y। विद द सेम लॉजिक अगर हम इस रो की बात करते हैं तो ये है 11 + z1, तो इस कॉलम का सम भी 11 + z1 होना चाहिए। z1 ऑलरेडी है, हमें 11 चाहिए। ये तभी आएगा अगर हम x1 की वैल्यू क्या पुट कर दें? 5। एक बार हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई, अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 5 + 4 9 + 3 12। किसी भी डायगोनल के 3 एलिमेंट्स का या कॉलम या रो के 3 एलिमेंट्स का जो सम है वो 12 है। 8 and 3 11, तो हर हालत में z1 1 होना चाहिए। 6 and 4 10, तो y3 हर हालत में 2 होना चाहिए। 8 and 4 12, तो x2 हर हालत में 0 होना चाहिए। हम देख सकते हैं हर एक रो, हर एक कॉलम और हर एक डायगोनल के तीनों एलिमेंट्स का सम 12। हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ a। क्या तरीका होगा इसके लिए? सबसे पहले हम लिखते हैं 5 × 4 × 3 12 -8 × 2 60। फिर हम लिखते हैं माइनस, ये जो वैल्यू है बीच में 0, ये लिखेंगे। नाउ यहाँ पर आगे हमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। और अगर कोई लिखना चाहे तो 6 3 × 18 -1 2 × 2 एंड फाइनली लास्ट में 7 × 6 8 × 48 -1 4 × 4। ये हो गया है -4 × 5 -20। ये तो 0 ही हो गया, इसे लिखने की जरूरत भी नहीं है। 44 × 7, ये हो गया है 308। और ऐड करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 288। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली कैटेगरी ए क्वेश्चन हम इसे कहेंगे। अ फ्रूट सेलर हैज ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड बनानास इन द रेशियो 3:6:7। ऑरेंजेस, एप्पल्स, बनानास 3:6:7। If the number of oranges is a multiple of both 5 and 6, 5 and 6 का मल्टीपल होने का मतलब है इनके एलसीएम का मल्टीपल होना। 5 and 6 का एलसीएम है 30, तो हमारा जो ऑरेंजेस है वो 30 का मल्टीपल है, यानी कि 30 से डिविजिबल है। Then the minimum number of fruits that the seller has is, अब ये नंबर 30 का मल्टीपल होना चाहिए, और क्योंकि रेशियो में 3 6 7 है तो लोएस्ट वैल्यू हम 30 ले सकते हैं। ये 3 × 10 है, तो 6 × 10 60, 7 × 10 70। तो इससे हमारा रेशियो भी मेंटेन रहेगा और नंबर 30 से डिविजिबल भी होगा और स्मॉलेस्ट भी होगा। हमें पूछा गया है मिनिमम फ्रूट्स कितने हैं? 30 + 60 90 + 70 160। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी पर बेस्ड
मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। सही अप्रोच मालूम होनी बहुत जरूरी है। कैटेगरी बी या जरूरत पड़ने पर हम इसे कैटेगरी सी में भी शिफ्ट कर सकते। नंबर ऑफ पेयर्स एक्स वाई ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, हमारे पास दो मॉड्यूलस टर्म्स है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 एंड मॉड्यूलस ऑफ y माइनस 5, और ये लेस देन इक्वल टू 6 ना। क्योंकि हमने मॉड्यूलस लिया है, या पे वैल्यू 0 होगी या पॉजिटिव, इसका मतलब है इनमें से कोई भी किसी भी हालत में 6 से बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज उस केस में हम कह रहे हैं इक्वल टू और लेस देन 6। तो क्या हम x की वैल्यू 11 ले सकते हैं ना? अगर हमने x की वैल्यू 11 ली तो 11 माइनस 5 6 का मॉड्यूलस 6 राइट साइड चला गया, 6 माइनस 6 0, तो हमारे पास y माइनस 5 का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 0। अब मॉड्यूलस वैल्यू लेस देन 0 तो हो नहीं सकती है, इक्वल टू 0 हो सकती है अगर हम y की वैल्यू 5 पुट करते, दैट मींस हमारे पास एक वैल्यू, अगर x की वैल्यू 11 लेंगे तो y की वैल्यू 5। क्या हो अगर हम x की वैल्यू 10 लें? 10 माइनस 5 का मॉड्यूलस 5, राइट साइड गया, 6 माइनस 5 1, तो हमारी इनइक्वालिटी हो जाएगी y माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब y के लिए हमारे पास क्या क्या चॉइसेस है? 1 या 1 से छोटा, तो 1 0 और माइनस 1। तो हम यहाँ पर एक काम कह सकते हैं कि हमारे पास तीन वैल्यूज, y तीन पॉसिबल वैल्यू ले सकते। अगर ये 1 हो जाए या 0 हो जाए, माइनस 1 हो जाए, बिकॉज मॉड्यूलस लेने पर 1 का मॉड्यूलस भी 1 और माइनस 1 का मॉड्यूलस भी 1, तो y की वैल्यू हम 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 4 माइनस 5 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड्यूलस 1, 5 लेने पर 0 और 6 लेने पर 1, सो 3 वैल्यूज। अगर हम x की वैल्यू 9 ले लें तो क्या? 9 माइनस 5 4, राइट साइड गया 2, तो हमारे पास मॉड्यूलस y माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 2। हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज हो सकती है, +2 माइनस 2 +1 माइनस 1 एंड 0, क्योंकि मॉड्यूलस लेने पर या तो 2 आएगा या 1 या 0। हम कहेंगे देयर आर 5 पॉसिबल वैल्यू। हमें यहाँ पर y की वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो आसानी से आंसर आ जाएगा। अब 2 लाने के लिए y की वैल्यू 7 6 5 4 3 कुछ भी हो सकता। 3 माइनस 5 करने पर 2, माइनस का 2 एंड माइनस 2 का मॉड्यूलस 2, सो विल गेट 5 वैल्यू। तो x से ही अगर हम x इक्वल टू 8 लिखें तो हमारे पास 7 वैल्यूज आएंगी, 7 लिखें तो हमारे पास में 9 वैल्यूज आएंगी, ये बढ़ती जाएंगी। x इक्वल टू 6 लिखें तो हमारे पास में 11 वैल्यूज आएंगी। व्हाट अबाउट x इक्वल टू 5? थोड़ा सा केयरफुल रहें। 5 माइनस 5 0, तो राइट साइड जाएगा, 0 रहेगा, तो 6 माइनस 0 6, तो 6 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 4, ऐसे करते हुए टोटल 13 वैल्यूज आ जाए। नाउ व्हाट इफ वी पुट x इक्वल टू, जैसे ही हमने x इक्वल टू 4 पुट किया, 4 माइनस 5 ये हो गया माइनस, और माइनस 1 का मॉड्यूलस 1, 1 राइट साइड चला गया, तो 6 माइनस 1 5, तो हमारा ये केस क्या बनेगा? मॉड्यूलस y माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू। नाउ अगेन वी कैन हैव 11 वैल्यूज, y 11 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 एंड 0। तो ये जो इंक्रीज हो रही थी अभी रिड्यूस होती जाएगी। तो हमें मालूम है x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 9, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 7, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 5, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3, और x इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे ना। जैसे हमने माइनस 1 पुट किया, माइनस 1 एंड माइनस 5 माइनस 6 का मॉड्यूलस 6, राइट साइड चला गया, 6 माइनस 6 0, तो y माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, a की वैल्यू ले सकते हैं y की, वो है 5। तो ये हमारी सारी वैल्यू, इन सबको अगर हम ऐड करें, पहले यहां तक ऐड करके फिर डबल कर लेते हैं, 20 एंड 10 30 एंड 6 36, तो ये जो वैल्यूज हैं इनका सम भी 36 प्लस 36 72 प्लस 13 85। आसान क्वेश्चन नहीं था, ट्रिकी क्वेश्चन था, और अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में उलझ जाते हैं तो ये 5-6 मिनट कब खत्म कर देगा आपके पता भी नहीं चले। इस तरह के क्वेश्चंस को आप तभी करें जब आपका स्कोर सेफ हो चुका है, आपको मालूम है आप कट ऑफ कंफर्टेबली क्लियर करेंगे, आपने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर ली है, और अब आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस्ड इजी लेवल का क्वेश्चन है, एंड सर्टेनली कैटेगरी ए क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ अ चॉकलेट इज इंक्रीज्ड बाय x% and then reduced by x%. The new price is 96.76% of the original. Let us say original price थी 100, तो new price हो गई 96.76, हम कहेंगे 3.24% का रिडक्शन ना। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, अगर आप एक वैल्यू को x% इंक्रीज और x% डिक्रीज करते हैं तो जो फाइनल वैल्यू होती है वो इनिशियल वैल्यू से x² अपॉन 100% लेस होती है। एक बहुत बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप कोई वैल्यू लेके भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 10% इंक्रीज किया और 10% डिक्रीज की, तो 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 100, ओवरऑल वैल्यू 1% कम हो जाए। हम चेक कर सकते हैं इसको,
मान लीजिए हमने कोई वैल्यू 100 ली, 10% इंक्रीज किया तो 110, फिर 10% डिक्रीज किया, 11 माइनस करते ही 99, और यहां से यहां पर 1% का एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, हमें क्या गिवन है 3.24, सो विल राइट डाउन एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 3.24, एक्स स्क्वायर हो गया 324, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 18, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 18। नेक्स्ट, ये सेट एक मॉडरेट लेवल का सेट है। इनिशियली हम इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर हम उलझ गए तो दिक्कत हो सकती है। कैटेगरी बी क्वेश्चंस बाद में हम आराम से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड देयर मीडियन एज इन 8 कंपनीज लोकेटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट। कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं ABCDEFGH, number of employees, median age लिखी हुई है। It is known that the age of all employees are integers. It is known that the age of every employee in A is strictly less than the age of every employee in B. The age of every employee in B is strictly less than the age of every employee in C, and so. First question, the highest possible age of an employee of company A is. Now ये कहीं नहीं कहा गया कि ये distinct ages हैं। इनकी एज एक इंटीजर है और मीडियन 24, और यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय की जो एज है वो इस वैल्यू से स्ट्रिक्टली लेस है। हमें क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाईएस्ट पॉसिबल एज, तो हाईएस्ट पॉसिबल एज हम बस ये सोचेंगे कि क्या हम 29 प्लेस कर सकते हैं। डेफिनेटली हम 29 प्लेस कर सकते हैं। लेट अस से हमने एक एम्प्लॉय की एज 29 प्लेस की, और बाकी बचे जो 31 एम्प्लॉयज हैं उनकी एज हमने 24 ले ली, तो मीडियन एज अभी भी 24 ही होगी, क्योंकि मीडियन में हम क्या करते हैं, एजेस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और जो मिडिल वैल्यू होती है या मिडिल वैल्यूज होती है उनका एवरेज मीडियन के। तो अगर 31 एम्प्लॉइज जो कंपनी ए में है उन सब की एज में 24 ले लूं और एक एम्प्लॉय की एज 29 ले लूं, बिकॉज यहाँ पर मीडियन 30 है, तो ये 29 से बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो हाईएस्ट एज क्या हो सकती है 29, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 29। Next question. The median age of employees across the 8 companies is. हम सारी एजेस को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि सबसे पहले कंपनी ए के सारे एम्प्लॉइज आएंगे, क्योंकि इनके हर एक एम्प्लॉय की एज स्ट्रिक्टली लेस देन है कंपनी बी के एम्प्लॉय से, एंड सो। तो अगर हम मीडियन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, मिडिल वैल्यू। ना यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, हम केवल ऐड करना शुरू करें, 32 और 28 60 एंड 43, ये हो गया 103। ऐसे ही अगर हम इधर ऐड करते हैं तो 23 एंड 16 39 एंड 29 68 एंड 35 103। इसका मतलब है हमारा जो मीडियन होगा वो यहाँ पे कहीं बीच में है, क्योंकि ये जो 39 वैल्यूज हैं इनके पहले 103 वैल्यूज हैं और इनके बाद में भी 103 वैल्यूज हैं, तो इसे और इसे तो हम इग्नोर करते हैं। अब हम इस 39 वैल्यूज जो आई है इनमें जो मीडियन होगा उसको देखना, और हमें मालूम है इन 39 जो एम्प्लॉइज की नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं उनका मीडियन हमें क्या गिवन है 45, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा 45, बिकॉज इनको जब हम असेंडिंग ऑर्डर में लेटर से अरेंज कर रहे हैं, मिडिल वैल्यू है वो 45 होगी। इसका मतलब है इसके 19 इधर होंगे, 19 इधर होंगे और एक ये खुद होंगे। अब अगर आप देखेंगे इस वैल्यू के इस तरफ 103 प्लस 19 122 एम्प्लॉइज हैं, और इस वैल्यू के इस तरफ भी 19 प्लस 103 122 एम्प्लॉइज हैं, और ये बिल्कुल बीच में है, और ये वैल्यू क्या है 45, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंपनी एफ द लोएस्ट पॉसिबल सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। हमें एफ के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी एजेस को मिनिमाइज, नाउ मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये 54 होने का मतलब है टोटल 29 मेंबर्स हैं, तो जो मिडिल में पर्सन है उसकी एज 54, उसके पहले 14 पर्सन हैं और उसके बाद में भी 14 पर्सन हैं। नाउ क्योंकि हमें सम मिनिमाइज करना है तो हम एक काम करें, ये जो 14 पर्सन हैं इनमें से हर एक की एज 54 ही ले लें, क्योंकि अगर हमने 54 से जरा से भी किसी एक को बढ़ाई तो सम बढ़ जाएगा, हम उसे मिनिमाइज करना चाहते। ये जो 14 एम्प्लॉइज हैं उनमें से हर एक की एज 54 ले लें, और ये जो 14 एम्प्लॉइज हैं इनकी हम लोएस्ट एज जो ले सकते हैं वो एज होगी 50। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीडियन 49, तो हम कोशिश ये करेंगे, हो सकता है जो ई है उसके सारे एम्प्लॉइज की एज 49 हो जाए तो मीडियन 49 आ जाए, और फिर हम कहें एफ के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी एज 50 50 50, ऐसे कितने एम्प्लॉइज हैं 14 एम्प्लॉइज, फिर एक के 54 और बाकी सबकी भी क्या हो जाए 54, तभी हम इस सम को मिनिमाइज करें। हमें इनका मिनिमम सम पूछा गया है, 14 टाइम्स 50 ये हो गया 700, 14 प्लस 1 15 टाइम्स 54, ये 750 एंड 60 810 प्लस 700, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1510। सेट आसान था,
लेकिन ट्रिकी था, सही लॉजिक मालूम होना बहुत जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लॉगरिथम्स पर बेस्ड इजी लेवल का क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली कैटेगरी ए क्वेश्चन। हमारे पास एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है लॉग की, a रेज्ड टू द पावर log n टू द बेस a, ये n के इक्वल होता है। ये डेफिनेटली आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी ना। ये प्रॉपर्टी अगर कैसे आई है ये भी हमें पता करना है। तो log ऑफ n टू द बेस a x के इक्वल है, तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखते हैं n इज इक्वल टू a रेज्ड टू द पावर। हम x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा a रेज्ड टू द पावर log n टू द बेस a, और ये किसके इक्वल है? तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हमें यहाँ करना है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर्ड, और ये पावर में है log x टू द बेस। इसे पहले सिंप्लीफाई करें, ये हो गया 2 रेज टू द पावर 2 टाइम्स log ऑफ x बेस 2। log की एक और प्रॉपर्टी होती है, इस तरह से अगर टर्म बाहर मल्टीप्लाई हो रही है तो जिस नंबर का आप log ले रहे हैं उसकी पावर में चली जाती है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर log x स्क्वायर बेस 2। और यहाँ पर अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस 4x। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? 9 हो गया 3 स्क्वायर, और वही 2 y की पावर में चला जाएगा, y स्क्वायर और 3 सेम है, तो ये वैल्यू हो जाएगी y माइनस 16y प्लस 68। ना क्या हम 68 को 4 एंड 64 लिख सकते हैं? इससे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64 हो जाएगा y माइनस 8 का होल। इन दोनों स्क्वायर्स का सम 0 एक ही शर्त पर हो सकता है, जब ये भी 0 हो और ये भी 0, यानी जब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8 हो। हमें y माइनस एक्स पूछा गया है, 8 माइनस 2 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करने हैं 1800 के, जो कि 6 के मल्टीपल। सबसे पहले अगर हम 1800 को प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखें तो ये होता है 18 टाइम्स 100, 100 होता है 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 18 होता है 2 टाइम्स 3 स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर। इसके फैक्टर्स जो कि 6 का मल्टीपल है। 6 के लिए एक 2 चाहिए और एक 3 चाहिए। कोई नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा? जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। दैट मीन्स अगर हम यहां पर देखें तो हमारे काम के नंबर्स होंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 1। हम 2 की पावर 0 को यहाँ शामिल नहीं कर सकते, बिकॉज 2 की पावर 0 लिया तो 1 हो जाएगा, और फिर ये नंबर जो फैक्टर आएगा वो 6 से डिविजिबल नहीं। यहाँ पर हमारे काम के 3 नंबर्स। व्हाट अबाउट हियर? सेम लॉजिक, 3 स्क्वायर और 3 की पावर 1, 2 नंबर हमारे काम के हैं, 3 की पावर 0 हमारे काम का नहीं। लेकिन 5 में कोई रेस्ट्रिक्शन है, सच नहीं है। 5 स्क्वायर, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0, यहाँ 3 नंबर हमारे काम के हैं। तो टोटल कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 18, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ना। अब अगर मान लीजिए ये और ये नंबर भी ले लें तो 2 टाइम्स 3 6 टाइम्स 1 6, ये एक फैक्टर है 1800 का, और डेफिनेटली 6 से डिविजिबल है। पर अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इन दोनों को ले लें, 2 टाइम्स 3 6 टाइम्स 5 30, 30 भी एक फैक्टर होगा और ये भी 6 का मल्टीपल है। कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। लेटेस्ट से हमने यहाँ पर ले लिया है ये 4 टाइम्स 3 12 5 60, 60 ये भी एक फैक्टर है और साथ में 6 का मल्टीपल भी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री और साथ में मैक्सिमम मिनिमा पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एबीसी ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, और साथ में इट इज गिवन दैट ए बी बी सी आपस में इक्वल है, तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास में था। तो ए बी सी ये एंगल 90 डिग्री का है। नाउ साथ में यहाँ पर ए बी और बी सी इन दोनों ही की लेंथ हमें 18 गिवन है। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस ट्राइंगल एंड हैज बी एज वन ऑफ द। अब अगर हम लार्जेस्ट रेक्टेंगल यहाँ पर बनाना चाहते हैं और बी को वर्टेक्स लेके बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसकी शेप कुछ ऐसी होगी, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए सारे एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, और क्योंकि बी उसमें से एक वर्टेक्स हो सकता है। अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा भी कहीं ऊपर कर देंगे तो ये रेक्टेंगल ट्राइंगल के बाहर चला जाएगा। तो यही एक चीज है। लेट अस से ये लेंथ है x और ये लेंथ है y। अब क्योंकि रेक्टेंगल है, ये y है तो ये भी y होगा, और ये x है तो ये भी x। ये y है तो ये होगा 18 माइनस वाई। लेटेस्ट इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया है d, इसका नाम e और इसका नाम f। और अगर ये x है तो ये 18 माइनस एक्स। ना हमारे पास 2 ट्राइंगल्स आ गए हैं जो कि सिमिलर हैं। कौन से 2 ट्राइंगल्स हैं? वो ए डी ई एफ सी। तो एंगल d और f ये तो क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ पर क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, हमने रेक्टेंगल बनाए हैं,
तो सी और ये वाला एंगल क्या कहलाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। लेट अस से हम बात कर रहे हैं एडी अपॉन डीई की, तो एडी अपॉन डीई इज इक्वल टू ई एफ अपॉन एफ सी। एडी कितना है? 18 माइनस वाई। डीई कितना है? एक्स। ई एफ हो गया है वाई और एफ सी हो गया है 18 माइनस। सिंप्लीफाई करें, 18 का स्क्वायर 324 माइनस 18x माइनस 18y प्लस XY इज इक्वल टू XY। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये दोनों राइट साइड ले जाएं, 18 कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस y। दिस इज 324, 18 गोज इनटू 324 18 टाइम्स, x प्लस y हमें 18 की। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है एरिया इसका उस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होगा x टाइम्स, इमीडिएटली हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। जब दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम कांस्टेंट हो तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? जब वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दैट इज, जब x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 9 पुट कर देंगे तब हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अरिथमेटिक मीन का ध्यान रखना होगा। दो पॉजिटिव नंबर्स का अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल या उससे बड़ा हो। इक्वल कब होता है? जब x और y दोनों आपस में। अब x प्लस वाई 18 गिवन है, 18 अपॉन टू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। स्क्वायर करेंगे तो 81 एक्स वाई। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। एक्स वाई 81 के इक्वल या उससे कम है, इसका मतलब है एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 81, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेट थ्योरी पर बेस्ड एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको सही अप्रोच मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को इमीडिएटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे पास में 150 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, 52 लाइक टी, 48 लाइक जूस एंड 62 लाइक कॉफी। अगर हम इसे यहाँ पर वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, वैसे इसकी जरूरत नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमें बस सही लॉजिक मालूम होना चाहिए। ये 150 स्टूडेंट्स हैं, 52 लाइक टी, 48 like juice and coffee 62. If each student in the group likes at least one among tea, juice and coffee, that means ये वाली वैल्यू 0 है। Then the maximum number of students that like more than one drink, more than one drink में मतलब हम इन चारों के सम को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। यहाँ पर एक बहुत बेसिक फॉर्मूला हमें अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। n of a plus n of b प्लस एन ऑफ सी, ये किसके इक्वल होता है? नंबर जो बिलोंग करते हैं एग्जैक्टली वन ग्रुप को, प्लस ट्वाइस जो बिलोंग करते हैं एग्जैक्टली टू ग्रुप्स को, प्लस थ्राइस जो बिलोंग करते हैं एग्जैक्टली थ्री ग्रुप्स। ऐसे ही एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इक्वल होता है जो बिलोंग करते हैं एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री ना। अगर ये फॉर्मूला हमें मान लीजिए आता नहीं है और उस समय भी एक बार हमें निकालना पड़े तो हम आसानी से इसको निकाल सकते। जैसे हमने कहा एन ऑफ ए, दैट मीन्स ये सारी वैल्यूज काउंट। व्हाट अबाउट एन ऑफ बी? इस सर्कल में जितने भी मेंबर आएंगे उन्हें काउंट करेंगे, मतलब ये मेंबर अब 2 बार काउंट हो चुके हैं। एंड व्हाट अबाउट एन ऑफ सी? इस सर्कल के सारे मेंबर्स काउंट होंगे, ये भी काउंट होगा, ये भी। और आप देख सकते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं जो एग्जैक्टली एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। दैट इज हाउ वी गॉट एग्जैक्टली। यहाँ पर ये वो लोग हैं जो एग्जैक्टली 2 ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, पर इनको हमने 2 बार अब काउंट किया है, तो ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली 2। और ये वो है जो बिलोंग करते हैं 3 ग्रुप्स को, तो हमने यहाँ पे पर इनको 3 बार काउंट किया है, तो थ्राइस ऑफ एग्जैक्टली 3। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी एग्जैक्टली 1 प्लस ट्वाइस एग्जैक्टली 2 प्लस थ्राइस एग्जैक्टली 3 के इक्वल होता है। व्हाट अबाउट एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी? इसका मतलब होता है इन सभी को काउंट करना है, लेकिन सिर्फ एक। तो एग्जैक्टली 1 वालों को भी एक बार काउंट किया, एग्जैक्टली 2 वालों को भी एक बार काउंट किया, और एग्जैक्टली 3 वाले को भी एक बार ही। तो ये बेसिक फॉर्मूला अगर आपको मालूम था तो इस क्वेश्चन को आप करने में ज्यादा दिक्कत हमें नहीं आएगी, क्योंकि हमें इन चारों के सम को मैक्सिमाइज करना है। दैट इज एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3। नाउ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, इन तीनों का सम हो गया 52 प्लस 48 100 प्लस 62, तो ये तो हो गया 162। अगर इसमें से हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो? एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सब है 150 क्योंकि ये वैल्यू 0 है, -1। एग्जैक्टली 1 में से एग्जैक्टली 1 तो कैंसिल हो गया, ट्वाइस एग्जैक्टली 2 में से एग्जैक्टली 2 निकला तो बचा एग्जैक्टली 2, और थ्राइस एग्जैक्टली 3 में से एग्जैक्टली 3 निकला तो ट्वाइस ऑफ एग्जैक्ट। तो हमारे पास एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन आ गई, एग्जैक्टली 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली 3 इज इक्वल टू। हमें एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 का वैल्यू को मैक्सिमाइज करें। कैसे करें? किसी भी वैल्यू को हम नेगेटिव नहीं ले सकते। इसका मतलब है अगर मैं एग्जैक्टली 3 को 0 ले लूं
एग्जैक्टली टू 12 हो जाएगा और उस केस में इन दोनों का सम 12। अगर इसको मैंने 1 ले लिया तो ये 2 उधर जाके 10 और ये वैल्यू 10 हो गई, मतलब सम मेरा रिड्यूस होता जाए। अगर इसकी वैल्यू 2 ले ली तो ये 4 उधर जाके माइनस होगा 8, तो ये वैल्यू 8 हो जाएगी, इन दोनों का सम 10। यू कैन सी ये सम रिड्यूस होता जाए। मैक्सिमम में x की वैल्यू एग्जैक्टली 3 की वैल्यू 6 ले लूं तो 6 टाइम्स 2 12 उधर जाके माइनस तो 0, ये वैल्यू 0 हो गई, तो इन दोनों का सम 6। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स दैट लाइक मोर देन 1 ड्रिंक, मतलब इस वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 12। इस सेक्शन पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, ये सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है एंड डेफिनेटली कैटेगरी ए क्वेश्चन। पर्सन ए बोरो कर रहा है 4000 रुपीज फ्रॉम बी, 4 साल की ड्यूरेशन। पार्ट ऑफ इट 3% सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेस्ट 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, रेट इंटरेस्ट पर एनम है। टोटल 520 रुपीज बी को इंटरेस्ट मिल रहा है फॉर 4 इयर्स। तो क्या हम एक साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, 520 डिवाइडेड बाई 4 that is 130 rupees. Then the amount A borrowed at 3% per annum in rupees. अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। मान लीजिए यहाँ पर x रुपीज बोरो किया गया तो यहाँ पर हो गया 4000 माइनस x, यहाँ इंटरेस्ट पे किया गया 3%, यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया गया 4% एंड टोटल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 130। सॉल्व कर सकते हैं, 100 तो नीचे आ जाएगा, 3x प्लस 16,000 माइनस 4x अपॉन 100 इज इक्वल टू 130। 100 इंटू 130 ये हो गया 13,000, ये है 16,000 माइनस x, सो x की वैल्यू 3,000। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3,000। हम इस क्वेश्चन को एक स्टेज के बाद एलिगेशन मेथड से भी कर सकते थे। अगर ये पूरा का पूरा अमाउंट 3% इंटरेस्ट पे दे दिया जाता तो इंटरेस्ट मिलता 120 रुपीज, और अगर ये पूरा अमाउंट 4% पे दे देते तो इंटरेस्ट मिलता 160, पर इंटरेस्ट मिला है 130। एलिगेशन मेथड कहता है डिफरेंस निकाल के ऑपोजिट साइड लिख दीजिए, ये जो अमाउंट बोरो किया गया है उसका रेशियो। तो 4000 को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बोरो किया गया 3000 और यहाँ पर बोरो किया गया 1। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सबसे जरूरी चीज है आप सभी टॉपिक्स की बेसिक्स बिल्कुल क्लियर करें। उनसे रिलेटेड जितने भी अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, स्पेशली मैं रिकमेंड करता हूं कैट के ओरिजिनल क्वेश्चंस, अगर आप उनको करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप हमारे YouTube चैनल पे जब आएंगे तो प्लेलिस्ट में इन क्वेश्चंस को हमने टॉपिक वाइज भी अरेंज किया हुआ, तो सारे क्वेश्चन जो पास्ट में पूछे गए हैं उन्हें आप अटेम्प्ट करें। इससे आपको एक बहुत फेयर आइडिया मिल जाता है कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते। लेकिन फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जाम में आप किस अप्रोच के साथ मूव। सिलेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए और ये डिसीजन क्विकली आपको लेना होता है। गलत क्वेश्चन में उलझना नहीं है, और अगर उलझ गए हैं तो उसे आपको बीच स्टेज में छोड़ना ही पड़ेगा, वरना वो एक क्वेश्चन आपको करियर कॉस्ट कर सकता है। आई थिंक इस सेट से आपको काफी मदद मिल गई होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो क्यूए के हैं उनके वीडियोस और जो वर्बल एबिलिटी के हैं वो भी हम बहुत जल्दी आपके लिए लोड करें। हैप्पी लर्निंग।